मेरे मुलाजिम मेरे ईमा पर अदालत में ही वही बयान देते जो मैं चाहता। एसएचओ के जहन में भी यकीनन ये बात होगी। मुझे ये अंदाज़ा था कि एसएचओ इस मामले में दोहरी कमाई के चक्कर में था। एक तरफ वो इस नर्स को कम से कम रकम लेने पर राज़ी करता, उसे डराता धौंसाता, और दूसरी जानब मुझसे लड़की के नाम पर ज़्यादा रकम ऐंठने की कोशिश करता। इसके अलावा मामला ख़त्म कराने की खिदमत मुझसे अलग वसूल करता। बाज़ मामलात ऐसे ही होते हैं कि आदमी सब कुछ जानबूझकर खुद बेवकूफ़ बन जाता है, और ये मामला भी ऐसा ही था। मैं इन्हीं ख्यालात में सरगर्दा था कि मेरी निगाह हवालात की सलाखों के बाहर अरशाद अली पर पड़ी। वो लंबे लंबे ढग भरता हुआ हवालात की तरफ आ रहा था और तनहा नहीं था। उसके साथ मेरा शरीके कार नसीरुद्दीन भी किसी फुटबॉल की तरह लड़कता हुआ चला आ रहा था। उसके जिस्म पर कुछ ज़्यादा ही चर्बी चढ़ी हुई थी। एक तो उसका कद छोटा था, उस पे सितम यह कि जिस्म पर गोश्त बेतहाशा तुम्हें चढ़ी हुई थी। इसकी वजह से उसकी गर्दन गुम होकर रह गई थी। देखकर यूं मालूम होता था जैसे शानों पर सर रखा हो। फिर ये जालिम चुस्त कपड़े पहनता था। आंखें छोटी छोटी गोल और अंदर को धंसी हुई थी। उसका सर बराए नाम बाल थे। उसे तेज चलते देखकर हमेशा मेरी हंसी छूट जाती थी। इस वक्त हर चंद के मैं परेशान कुन हालात से दो चार था, मगर इसके बावजूद मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ ही गई। खुदा मालूम उसे कैसे खबर हो गई कि मैं थाने में हूँ। बल आखिर अरशाद अली और नसीरुद्दीन दोनों हवालात के दरवाजे पर पहुंच गए। तेज तेज चलने की वजह से नसीरुद्दीन का सांस चढ़ गया था और वह मुझे हाथ के इशारे से सलाम करके हाँफने लगा। मैंने उस मौका से फ़ायदा उठाकर अरशाद अली को मुखातब किया, जिसके चेहरे पर फिक्रमंदी और हैरत के आसार थे। मेरी अलमारी की चाबी तकिए के नीचे रखी है। अलमारी खोलकर दरमियानी खाने में से तुम मेरी चेक बुक ले आओ। कुछ देर बाद बैंक खुल जाएंगे, मैं तुम्हें चेक दूंगा। तुम बैंक से रकम निकलवा कर सीधे यहाँ आ जाना। और सुनो, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने बैंक से कितनी रकम निकलवाई है। समझ गए? जी साहब, उसने सआदतमंदी से सर हिलाया। अच्छा तो फिर जाओ, मैंने उससे कहा। मगर साहब, आपको इन लोगों ने हवालात में क्यों बंद कर दिया है? वो आखिर मुझसे पूछे बगैर ना रह सका। तुमसे जो कुछ कहा है वो करो और फजूल बातों में अपना दिमाग ना लगाओ, मैंने सख्ती से कहा। तुम्हारे समझने की बातें नहीं हैं। वो गरीब मुंह लटकाकर उल्टे कदमों वापस हो गया। मैं उसे बताता भी तो क्या। बहरहाल एक वफादार मुलाजिम होने की हैसियत से उसकी फिक्रमंदी बजा थी। नसीरुद्दीन अब फूले फूले हुए सांस पर काबू पा चुका था। अरशाद अली चला गया तो वो मुझसे मुखातब हुआ। क्या हुआ शेख साहब, ये क्या मामला है? पहल तुम ये बताओ कि यहाँ कैसे चले आए? मैंने पूछा। तुम्हें कैसे खबर हुई कि मैं कल हस्पताल गया था? रात को वो कहने लगा। मालूम हुआ कि आप डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई। दरअसल मुझे कुछ कागजात पर आपसे दस्तखत करवाना थे। इस वक्त मुझे एक दावत में जुदाना था, इसलिए सोचा सुबह कोठी पर आपसे मिल लूँगा। यहाँ आया तो अरशाद अली ने बताया कि आप थाने गए हुए हैं। फिर मेरे ही सामने थाने से एक सिपाही आया और अरशाद अली ने बताया कि आप थाने गए हैं। फिर मेरे ही सामने उसने अरशाद अली को बुलवाया। फिर मैं भी अरशाद अली के साथ यहाँ चला आया। रास्ते में अरशाद अली से मैंने पूछा कि आप किस लिए थाने गए हैं। आप कम से कम मुझे तो इतला कर देते अगर कोई ऐसी वैसी बात थी। आखिर में नसीरुद्दीन का लहजा शिकायती हो गया। कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं, मैं तुम्हें बुलाता। बहरहाल अब तुम आ गए हो तो मुमकिन है तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए। मैंने कहा, तुम्हें मेरी ज़मानत लेना पड़ेगी, मगर किस सिलसिले में? कुछ बताएं तो सही। वो बोला, बस यूँ समझ लो कि बुरा वक़्त कह कर नहीं आता। मैंने तवील सांस ली और फिर मुख्तसर उसे सारी बात बता दी। हैरत है शेख साहब, वो वाकई हैरत से कहने लगा। आपके लिए कमी क्या है? वो मेरी हुस्न परस्त फितरत से किसी हद तक वाकिफ था। आपने उसे अपने कमरे से निकलने ही कैसे दिया? आप तो इस मैदान के खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी ही सही, कभी कभी अनाड़ी बन जाते हैं, मैंने हंस कर कहा। ज़ाहिर है लड़की बहुत ही खूबसूरत होगी, जभी तो। खैर छोड़ो इसका जिक्र। मैंने इसकी बात काटी। एसएचओ ने उसे बुलवाया है, तुम खुद देख लेना।
ये कहते हुए मेरे दिल पर एक चोट सी लगी। मैं पारा को तो क्या, उसकी हम शक्ल को भी हासिल नहीं कर सका था। मैंने उसकी तरफ से अपना ध्यान बटाने के लिए नसीरुद्दीन से कारोबार का जिक्र छेड़ दिया। कहो, काम कैसा चल रहा है? ठीक है, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? मैंने दरियाफत किया। ये मौका तो नहीं था इस बात का शेख साहब, मगर आपने जिक्र छेड़ ही दिया है तो सुनिए। दरअसल मैं इसलिए आपसे मिलना चाहता था। मुझे कहकर खामोश हो गया। तुम खुलकर बात करो नसीरुद्दीन, क्या बात है? एक सौदे में खासा घाटा हो गया है और इस वक्त साख बरकरार रखने के लिए रकम की बड़ी ज़रूरत है। फर्म कोई 3 लाख के ऊपर के घाटे में आ गई है। मैंने कल ही हिसाब किया था कि आपकी तरफ फिल्म के तकरीबन 2.25 लाख रुपए वाजिबल अदा हैं। अगर वही मिल जाएं तो फिलहाल काम चल सकता है। मेरी तरफ वाजिब हैं 2.25 लाख? क्या कह रहे हो तुम? मैं चकरा गया। मेरे पास सारी रसीदें मौजूद हैं जिस पर आपके दस्तखत भी हैं। आप वक्तन फ़ौक्तन जो रकम लेते रहे हैं उसका पूरा अंदराज है मेरे पास। उसके लहजे में अय्यारी थी और अब वह मुझसे नजरें भी चुरा रहा था। कारोबार के सिलसिले में अक्सर वह मुझसे मुख्तलिफ कागजात पर दस्तखत कराता रहता था। मेरे नज़दीक ये सब खानापुरी थी। मुझे कारोबार से दिलचस्पी होती तो कभी इन कागजात को पढ़ने की कोशिश भी करता। मुझे गुमान भी नहीं हुआ कि नसीरुद्दीन खामोशी से क्या खेल खेल रहा है। मुझे उससे रकम लेने की भला क्या ज़रूरत थी? मैंने उसे आज तक एक फोटी कोड़ी भी नहीं ली थी, बल्कि कारोबार में मेरे ही सारी रकम लगी हुई थी। बुनियादी सरमाया 5 लाख रुपए था जो मैंने ही फराहम किया था। नसीरुद्दीन वर्किंग पार्टनर था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उससे कभी रकम का मुतालबा नहीं किया और अब वो मुझसे 2.25 लाख रुपए वाजिब बता रहा था तो जाहिर है कि यह सरासर फ्रॉड ही था। बहरहाल मैंने अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए उसे मुखातब किया। देखो नसीरुद्दीन, मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे किन किन कागजात पर दस्तखत करवाते रहे हो। मुझे तुम पर पूरा एतमाद था, इसीलिए मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं पूछा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम मेरी आंखों में धूल ही झोंकने लगो। तुमने इस वक्त मेरे एतमाद को ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई है। इसमें ठेस पहुंचने की कोई बात नहीं शेख साहब। वो मुझसे नज़रें चुराते हुए बोला। हिसाब तो हिसाब की जगह है। आप जो रकम ली है, यानी जो आपकी तरफ वाजिबल अदा है, वो तो बको मत। मुझे गुस्सा आ गया। आखिर मैं बर्दाश्त करता भी तो कब तक? मैं तुम्हें फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं, तो फिर मजबूरन मुझे अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। उसने ढटाई से कहा। 2.25 लाख की रकम ऐसी तो नहीं कि यूं ही छोड़ दी जाए। और मेरे 5 लाख वो क्या हुए? उनका हिसाब कौन करेगा जो मैंने कारोबार में लगाए थे? वो तो कभी के वापस ले चुके हैं शेख साहब। क्या? मैं तकरीबन चीख उठा। जी हाँ, और इन्हीं 5 लाख की वापसी के बाद असूली तौर पर हमारी शराकत का मुआहदा भी ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ मैं फिल्म का मालिक हूँ। फिल्म से दस्तबरदारी के कागजात पर भी आपके दस्तखत मौजूद हैं और इन कागजात पर भी जिनकी रौ से आपने मेरे 2.25 लाख वाजिबल अदा हैं। बहुत खूब नसीरुद्दीन, मैंने दांत पीसते हुए कहा। तुमने अपनी दानिश्त में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन शायद अभी तुम मुझे नहीं जानते। मेरा नाम शेख करामत है। वो शेख करामत जिसने अच्छों अच्छों को ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया। अभी मेरी बात ख़त्म ही हुई थी कि अरशाद अली चेक बुक लेकर आ गया। मैंने उससे चेक बुक ले ली और फिर 20,000 रुपये का चेक काट कर उसे देते हुए बोला, रकम एहतियात से संभाल कर लेकर आना। बैंक जाते हुए मेरे कमरे से ब्रीफ केस ले लेना। मैंने मौका महल की नज़ाकत से पेशे नज़र उसे समझाया। कोई और मौका होता तो मैं रकम की इतनी परवाह ना करता, मगर अब अमल पूरा होने करने से पहले मज़ीद रकम का हसूल मेरे लिए नामुमकिन था। नसीरुद्दीन से अब इस सिलसिले में कुछ कहना ही फजूल था। उसकी नीयत में तो पहले ही फतूर आ चुका था। अरशाद अली चेक लेकर चला गया तो मैं उसे पहले ही ये हदायत दे चुका था कि वह रकम लेकर थाने में ही आए। मुझे तवक्का थी कि मेरी हदायत पर पूरा अमल करेगा। शेख साहब, नसीरुद्दीन ने मुझे मुखातब किया। हूँ, मैंने तेवरियों पर डल बाल कर उसकी तरफ देखा। बेहतर यह है कि बात अदालत तक ना जाए। मेरी आपकी देराना ताल्लुकात हैं, ख्वाह मख्वाह जग हंसाई होगी। बेहतर यही है कि आप रकम की अदायगी कर दें। मैं उसे गुस्से से घूरने लगा। फिर बोला, तुम शायद मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ले रहे हो। अभी अभी मेरे जहन में एक बात आई है।
वो भी बक दो। अगर आपके पास अदायगी के लिए नकद रकम नहीं है तो जिस कोठी में आप रहते हैं मेरे नाम कर दें, मगर काम फौरी तौर पर होना चाहिए क्योंकि मुझे रकम की शदीद ज़रूरत है। मैं 2.25 लाख के इवज़ कोठी लेने पर तैयार हूँ। हालांकि ज़रूरी नहीं कि मुझे कोठी बेचकर इतनी रकम मिल ही जाए, मगर महज आपसे ताल्लुकात बरकरार रखने की खातिर अगर कुछ खाना भी हुआ तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूँगा। इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत दे सकता हूँ, वो भी ये सोचकर कि आप इस दौरान में अपनी सकूनत का कहीं बंदोबस्त कर लें। नसीरुद्दीन, मैं फिर चीख उठा, बहुत हो गया, बंद करो अपनी बकवास, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं इस तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने घटिया और खुददार कमीने आदमी होगे। कौन घटिया है शेख साहब, ये तो साफ मालूम हो रहा है। आप सलाखों के पीछे हैं और मैं सलाखों के बाहर। उसने ओछा वार किया, फिर मेरे कुछ बोलने से पहले ही मजीद कहा, मैं जो बात एक बार कह देता हूँ उसके से पीछे नहीं हटता। मैंने आपको 1 हफ्ते की मोहलत दी है, इस अरसे में आप खूब सोच समझ लें। मैं 1 हफ्ते के बाद आपसे मिलूंगा, बशर्ते कि आप सलाखों के बाहर हुए। दूसरी सूरत में ज़ाहिर है मुझे आपके बाहर आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कहते हुए मुड़ा और फिर गोया लड़कता हुआ मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं सोचने लगा, जब आदमी पर बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से मुसीबतें उस पर टूट पड़ती हैं। नसीरुद्दीन को भी इस वक्त मुझसे नज़रें फेरना थी। मैं गुस्से के सबब अंदर ही अंदर खौलता रहा। नसीरुद्दीन को शायद अंदाज़ा नहीं था कि उसने किस शख्स को छेड़ दिया है। वक़्त की बात थी, वरना मैं उसे 1 मिनट में भंगी बना देता और अपने सामने मिन्नतों समाजत पर मजबूर कर देता। कुछ वक़्त और गुजरा होगा कि एक सिपाही ने आकर बताया कि एसएचओ मुझे बुलवा रहा है। उसने हवालात का कफल खोल कर मुझे बाहर निकाला और फिर मैं उसके हमरा एसएचओ के कमरे में गया। मुझे तवक्का थी कि वहाँ नर्स भी होगी, मगर कमरे में सिर्फ एसएचओ ही था। उसके इशारे पर मैंने कुर्सी संभाल ली। मैंने नादरा को राजी कर लिया है, एसएचओ ने मेरे बैठते ही कहा। नादरा, मैं चौंक उठा। मैंने दूसरी बार ये नाम सुना था। पहली बार आज ही डॉक्टर इम्तियाज ने उसे नादरा कहा था। हाँ, वो नर्स जिसने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी मेरे भाई। मगर उसका नाम तो मैं पारा है, मैंने कहा। रिपोर्ट में उसने अपना नाम यही लिखवाया है। तुम्हें अगर उसने मैं पारा बताया हो तो मुझे नहीं मालूम। बहरहाल नाम का झगड़ा छोड़ो, असल बात सुनो। मेरे समझाने बुझाने पर वो 10,000 रुपये पर आमादा हो गई है। बोलो अब तुम क्या चाहते हो? मुझे क्या कहना है जनाब, मैंने बेदिली से कहा। वैसे मुझे हैरत ज़रूर थी कि वो लड़की अपना बयान बदलने पर कैसे राज़ी हो गई। तो तुम रकम मुझे दो और बाकी मामला मुझ पर छोड़ दो। मैंने अपने मुलाजिम को बैंक भेजा है, वो आता ही होगा। और हाँ, वो मुस्कुराया, 10,000 तो वो ले जाएगी और हमारा भी तो कुछ हक है ना? क्यों नहीं जनाब? मैंने ठंडी सांस भरा। आप जो कहें। मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं भाई, ये खुशी का सौदा है। तुम जो मुट्ठी बंद करके दोगे ले लूँगा, और वो भी निचले अमले के लिए। मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं मालूम उसने लड़की से क्या तय किया, मगर अंदाज़ा ज़रूर था कि वो दरमियान में रोड़ा ज़रूर लगाएगी। उसने मेरे अंदाजे के मुताबिक लड़की से वो 2-3 हज़ार रुपये दिलवाने की बात की होगी और बकिया रकम हजम खुद कर रहा होगा, लेकिन मुझे उससे कोई सरोकार ना था। मैं तो ये चाहता था कि किसी ना किसी तरह ये झंझट खत्म हो जाए। फिर एसएचओ ने मुझे वहीं बैठा लिया और एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा, देखो शाइख साहब का मुलाजम आएगा, उसे मेरे कमरे में भेज देना। कांस्टेबल इकरार में सर हिलाकर यह सर कहता हुआ कमरे से निकल गया। वो लड़की नजर नहीं आई मुझे। मैंने कहा, उसे मैंने दूसरे कमरे में बिठा दिया है। उसने जवाब दिया, दरअसल वो ये कह रही थी कि तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती। ऐसे मामलों में ऐसा होता है, इसलिए मैंने भी जोर नहीं दिया। ये कहते हुए उसके लहजे में अय्यारी थी। मैं खूब समझ रहा था वो मेरे सामने लड़की को रकम देना नहीं चाहता था, ताकि इस तरह उसका भांडा ना फूट जाए। मैंने फिर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल अरशाद अली को लेकर वहां आ गया। मैंने उससे ब्रीफ केस ले लिया। ब्रीफ केस में 5-5 हज़ार की 4 गुड़ियाँ थी। मैंने 3 गुड़ियाँ निकाल कर एसएचओ की तरफ बढ़ा दी ताकि उसे मजीद कुछ कहने का मौका ना मिले। 15,000 रुपये उसे थमा कर मैंने ब्रीफ केस बंद किया और अरशाद अली को थमा दिया।
SHO के चेहरे पर नोटों की गुड़ियां थामते ही बाहर आ गई। वो उन्हें अपने मेज के दराज में डालता हुआ बोला, अब तुम जा सकते हो। बेधड़क उसकी आवाज से खुशी झलक रही थी। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। आज मुझे फजर के बाद सोने का मौका नहीं मिला था और इस वक्त के 9:30 बज रहे थे। इसलिए कोठी पहुंचते ही मैंने अपने कमरे का रुख किया। रास्ते में डॉक्टर इम्तियाज से मिड भीड़ हो गई। मैंने उससे कहा, डॉक्टर, अब अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। हाँ, शाम को ज़रूर आ जाइएगा ड्रेसिंग करने। और वो जो पुलिस का चक्कर था वो ख़त्म हो गया। मैंने मज़ीद वजाहत ज़रूरी नहीं समझी और आगे बढ़ गया। अपने कमरे में आकर भी मैं लिबास तब्दील करके बिस्तर पर सोने के लिए ही लेटा था कि अरशाद अली अंदर आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब मैं सोना चाहता हूँ, मैं नागवारी से बोला। मैंने उनसे कहा था जनाब। वो मगर मान ही नहीं रही। उसके लहजे में बेबसी थी। कौन? मैं उठकर बैठ गया। नरगस नादरा, उसने जवाब दिया। तीसरी बार ये नाम सुनकर मुझ पर झंझलाहट सी तारी हो गई। कौन नादरा? या तो तुम पागल हो गए हो या मेरा दिमाग चल गया है। उसका नाम मैं पारा है। मैं पारा, समझे? जी साहब। फिर मुझे ख्याल आया कि अब वो मुझसे मिलने क्यों आई है, आखिर क्या चाहती है। मैंने अरशाद अली से कहा, अच्छा भेजो उसे। अरशाद अली सर झुकाकर चला गया और फिर चंद लम्हे बाद ही एक बदशक्ल कम लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसका रंग स्याह था और चेहरे पर चीचक के नुमायां दाग थे। वो मेरे लिए कतई अजनबी थी। फिर उससे पहले कि मैं कुछ कहता वो बोल उठी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। किस बात की माफ़ी? मैं हैरत से बोला, और तुम कौन हो? हाँ, मैं इसी काबिल हूँ कि आप मुझे पहचानने से इनकार कर दें। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने उससे अब तक बैठने को भी नहीं कहा था। उसने मज़ीद कहा, मैं खुद भी हैरान हूँ जनाब कि कल मुझे क्या हो गया जो मैंने अपने जैसे शख्स पर आप पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने मुझ पर मुजरमाना हमला किया है। मैं इसी की माफ़ी मांगने आई हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने देगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं हैरत से उस लड़की को देखे जा रहा था और मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थी। मैं सोच रहा था कि ए खुदा, ये क्या तिलस्म है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? आखिर ये लड़की कौन है और ये जाहिर करने की कोशिश क्यों कर रही है कि गुज़श्ता शब जो अंधुनाक वाक़या पेश आया इसी से मुतल्लक था। इसकी आवाज़ भी बदी थी। क्या तुम्हारा नाम मैं पारा है? मैंने यकीन और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में पूछा। जी नहीं, मेरा नाम नादरा है, उसने अपने रुखसारों से आंसू पूछते हुए जवाब दिया। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा कि शायद झूठ और सच का अंदाज़ा लगा लूं, वरना काबिले दीद कुछ भी ना था। लड़कियां बड़ी खूबसूरती से झूठ बोलती हैं और उनके आंसू भी, मगर वो ऐसी मालूम नहीं हो रही थी। फिर वो क्या मामा है, मैं सोचने लगा। आखिर उसे क्या पड़ी जो अजनबी होने के बावजूद मुझसे मिलती, माफ़ी मांगती और एक ऐसी लड़की बनना पसंद करती जिससे एक शर्मनाक वाक़या वाबस्ता था। क्या आंखों देखा और कानों सुना भी झूठ हो सकता है? इस सवाल ने रफ्ता रफ्ता मेरे जहन को जैसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। मैं पारा के सिलसिले में आंखों देखा कई बार गलत साबित हो चुका था। गुज़श्ता शब वो एक मकतूल लड़की बन गई और मेरे नौकरों और पुलिस वालों ने भी इसकी तायीद की थी कि उसने मुझे फरेब नज़र में मुब्तला कर दिया था और वह मेरे अलावा दूसरों को भी वो ऐसा करने की अहल थी कि हकीकतन जो ना हो आदमी को नज़र आने लगे। जब वो ये कुव्वत रखती थी तो उसके लिए क्या मुश्किल था कि एक बदरूप सूरत लड़की मुझे हसीन और उसकी हम शक्ल नज़र आए। अमल के दौरान ही ये वाक़या भी पेश आया। मैंने ज़लज़ले की गड़गड़ाहट सुनी थी। ये भी फ़रेब समात था। हकीकत में ज़लज़ला नहीं आया था, जिसका सबूत अरशाद अली का बयान था कि उस नर्स की आवाज़ मुझे माँ पैरा जैसी मालूम हुई। ये भी समात का फ़रेब हो सकता था। इसके अलावा इसका नाम मुझे नादरा की बजाय मैं पारा सुनाई दिया। उसे भी इसी तय खाने में रखा जा सकता था। इसलिए यह भी मुमकिन था कि मैं
तो मैं पारा कहूँ और दूसरे फ़रेब समात में मुब्तला होकर नादरा सुने। यकीनन उसने बड़ी होशियारी और चालाकी से ये खेल खेला था, ऐसी होशियारी कि मैं भी धोखा खा गया। नर्स नादरा इस वक्त मैं पारा की पुरस्कार कुव्वतों ही के ज़ैर असर रही होगी जब उसने अपने कपड़े फाड़ लिए थे और मेरे खिलाफ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर इन खतरनाक हालात में भी एक राह निकाल ली तो मैं पारा ने नादरा को अपने शहर से आज़ाद कर दिया। मुझे अपना क्या साथ 100% दुरुस्त मालूम होने लगे। अगर ऐसा ना होता तो अब वो लड़की अनजान ना नज़र आती। इस तरह मैं पारा ने मुझे दोहरा वार किया था। अव्वल ये कि जज्बात में बहक जाने और इस तरह अमल की एक शर्त पूरी करने में नाकाम हो जाऊं। बरवक़्त मुझे ख़तरे का एहसास हो गया और मैं संभल गया तो उसने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। इसका मकसद भी यही था कि अमल की शर्त पूरी ना हो सके, यानी मैं मुकर्रा वक़्त पर और मुकर्रा जगह पर अमल जारी ना रख सकूं। ज़ाहिर है कि मैं हवालात में बंद होता तो जगह की पाबंदी ना कर पाता। ये भी मैं पारा की कामयाबी होती। मैं पारा ने अपना मकसद पूरा करने के लिए इस मजलूम लड़की नादरा को अपना आलाकार बनाया, जो इस वक्त मेरे सामने सर झुकाए खड़ी थी। ये लड़की मजलूम और बेगुनाह है। इस ख्याल ने मेरे दिल में उस बदसूरत लड़की के लिए हमदर्दी पैदा कर दी। बैठ जाओ नादरा, मैंने उसे काफ़ी देर बाद मुखातब किया। जी, उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और उसकी हैरत गलत नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। हाँ, बैठ जाओ और अपने दिल की ये बात निकाल दो कि मैं तुमसे खफा हूँ। मैं फिर बोला। वो कुछ झिझकी, फिर कुर्सी पर बैठ गई। नादरा, जो कुछ हुआ उसे अपने ज़हन से झटक दो, इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है। तो क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? उसकी आवाज़ में अर्थआश था। तुमने कोई गलती नहीं की, क्योंकि तुम्हें खुद एतराफ़ है तुम इस वक्त अपने हवास में भी नहीं थी। इसके बावजूद अगर तुम्हारे दिल इससे मुतमिन हो सकता है कि तुम्हें माफ़ कर दूं, तो मैंने माफ़ किया। मेरे खुदा ने माफ़ किया। मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे का रंग बदल गया और एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर यकीनन ये आंसू ममूनियत और खुशी की थे। आप बहुत अच्छे हैं। उसके होंठ कांपे। तुम्हें अपनी का गलती का एहसास कब हुआ? मैंने यूं ही पूछ लिया। मकसद वो नहीं था जो उस कदर सामने आ गया। आज सुबह, उसने बोझल सी आवाज़ में जवाब दिया। मैं खुद ये सोच रही थी कि थाने जाकर हकीकत का इजहार करूंगी, चाहे मुझे खुद ही क्यों ना सज़ा भुगतनी पड़े। गलत बयानी और किसी पर झूठा और इतना सख्त इल्ज़ाम लगाना भी बहरहाल जुर्म है। इसी दौरान मैं थाने से खुद ही बुलावा आ गया। मैं चौंक उठा तो गोया नादरा खुद ही अपना बयान बदलने पर आमादा थी। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि SHO ने उसे बयान बदलने पर राज़ी नहीं किया था और उसने मुझे ख्वामख्वाह अच्छा खासा छीन लिया था, वो भी ऐसे वक्त जबकि मेरे पास ज़्यादा रकम ना थी। ये सोचकर मुझे उस अय्यार शख्स पर गुस्सा आने लगा, मगर जल्द ही मैंने अपने गुस्से पर काबू पा कर पहले अपने कयास की तस्दीक की, फिर जवाबन नादरा से जो कुछ बताया उसे सुनकर मजीद खौल उठा। पुलिस ने वाकई हद कर दी थी। जो मुझसे इतनी रकम ऐंठी तो ऐंठी थी, इस गरीब को भी नहीं छोड़ा था। हुआ ये कि नादरा ने थाने पहुंचकर साफ साफ कह दिया उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं और वो अपना तहरीरी बयान वापस लेना चाहती है। SHO ने उसे कहा कि यह मुश्किल है, क्योंकि मैं नादरा पर झूठा इल्ज़ाम लगाने पर केस करना चाहता हूँ। उसने मिन्नत समाजत की तो SHO बड़ी मुश्किल से 500 रुपये लेकर इस बात पर राज़ी हुआ कि उसका तहरीरी बयान वापस कर दिया गया। फिर मुझसे उसने 15,000 रुपये ईंठे। नादरा ने वो तहरीरी बयान लेकर फाड़ दिया और मुझसे माजरत करने चली आई। नादरा के बयान की रोशनी में मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि पुलिस ने यकीनन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की होगी ताकि उसका तहरीरी बयान दिखाकर मुझसे रकम ऐंठ सके। गोया ये झूठ था। FIR कट चुकी है। तहरीरी बयान की कोई अहमियत नहीं थी, उसे इस्तेमाल भी किया जा सकता था और नहीं भी। इसका इन्हसार हालात पर था। पुलिस अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रही थी। अगर FIR कट चुकी होती तो उस तहरीरी बयान को ज़ाया नहीं किया जा सकता था।
पहले ना जाने ये क्यों नुक्ता मेरी समझ में ना आया। शायद इसकी वजह ये कि पे दर पे वाक़यात ने मुझे कुछ सोचने समझने की मोहलत ना दी। नादरा एक मामूली नर्स थी, उसके लिए 500 रुपये भी बहुत थे। ये सोचकर मैं उठा और अलमारी से 500 रुपये निकाल कर देने लगा। ये रख लो, मैंने उससे कहा। मगर क्यों जनाब, आप ये रुपए क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि मेरी नज़र में तुम बेकसूर हो और किसी बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं बोला, रख लो इन्हें। मैंने फिर उसकी तरफ नोट बढ़ा दिए। लेकिन मैं ये रुपए नहीं लूँगी। आपका यही एहसान कम नहीं कि मुझे माफ़ कर दिया। उसने हाथ पीछे कर लिया। मैंने बहुत चाहा कि वो रुपए ले ले, मगर उसने इनकार कर दिया। वो यकीनन एक शरीफ बाज़मीर लड़की थी। दुखे हुए दिल के लोग शायद ऐसे ही होते हैं। अच्छा, अब मैं जाऊं? उसने बड़े भोलपन से कहा। बिल्कुल इस तरह जैसे मैं उसे जाने ना दूं और रोक लूं। मैं उसकी आंखों में मचलने वाले जज्बात को महसूस कर रहा था, और मुझे ये भी याद था कि मैंने उससे गुज़श्ता रोज़ क्या कहा था। मगर वो लम्हे थे और बात थी। मैं उसे मैं पारा की हम शक्ल समझ रहा था, हालांकि हकीकत ये ना थी। मैं अब मज़ीद कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए उसे से नज़रें चुराते हुए कहा, हाँ नादरा, तुम जाओ। अब आपने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है ना? मेरा मतलब है कि उस नाजीबा हरकत पर वो रुक रुक कर कहने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उसे यकीन दिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उसे यकीन दिलाया। फिर आपने कल मुझे जो कुछ कहा था कि मैं आपको अपनी महरूम ज़िंदगी का सहारा समझ सकती हूँ, आखिर इसकी महरूमियत जाग ही उठी और दिल की बात ज़ुबान पर आ गई। मुझे इस भोली और उदास लड़की पर बहुत तरस आया, मगर ज़ाहिर है अब वो तिलस्म टूट चुका था। मैं उससे नहीं, मैं पारा से इज़हारे मोहब्बत किया था, यानी उसे मैं पारा समझकर। सुनो नादरा, मैंने कुछ सोचते हुए इंतहाई नरमी से कहा, जिस तरह तुम्हें कल कुछ हो गया था वही मेरे साथ हुआ। इस आलम में जाने क्या क्या कहता रहा। इन बातों को भुला दो और अपने ही शब रोज़ में आबाद रहो। मैंने इस आलम में जो कुछ कहा था उसके लिए तुमसे माजरत चाहता हूँ। वो एकदम उठ खड़ी हुई और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं समझ गया कि यकीनन मेरी बात सुनकर एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, जिन्हें छुपाने की खातिर उसने मुंह फेर लिया। खुदा हाफिज, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। खुदा हाफिज नादरा, मैं भी जवाबन बोला और उसकी तरफ से निगाह हटा ली। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई तो मैं बिस्तर पर दराज हो गया। फिर रात भर की थकन और बेदारी ने बहुत जल्द ही मेरी आंखों में नींद के जाले बुन दिए। फिर 5-6 दिन तक काबिल ज़िक्र वाक़े के बगैर गुजर गए। मैं बदस्तूर अमल करता रहा। डॉक्टर इम्तियाज़ सुबह शाम आकर मेरी गर्दन के ज़ख्म की ड्रेसिंग कर जाता था, जिसके सबब मुझे तकलीफ़ व अज़ियत से निजात मिली हुई थी, वरना जाने ना जाने मुझ पर क्या गुजरती। मैं अब ये सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद मैं पारा की रूह मेरी तरफ से मायूस हो गई है, वरना मुझ पर कोई नया हरबा ज़रूर आजमाती। शायद अब उसके तरकश में कोई तीर नहीं रहा। इस अरसे में मुझे अपने वर्किंग पार्टनर नसीरुद्दीन का ख्याल ही नहीं था, जिसके दिल में बेईमानी आ गई थी। उसने ना सिर्फ फर्म पर कब्जा कर लिया और उसका तनहा मालिक बन बैठा, बल्कि मुझ पर 2.25 लाख रुपए भी वाजिबल अता बता दिए। उसने मुझे एक हफ्ते की मोहलत दी थी कि मैं रकम अदा करूं, वरना वो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। उसके पास इस किस्म की रसीदें मौजूद थीं। मोहलत ख़त्म होते ही वो बड़ी ढटाई से आ धमका। चोरी और जोरी वाला मामला था। ज़ाहिर है मुझे उस पर सख्त गुस्सा आ रहा था। जब मेरा मुलाजिम अरशाद अली एक शाम उसके आने की इतला दी तो फिर मैं बफर गया। इस कमीने को धक्के देकर मेरी कोठी से बाहर निकाल दो, मैं तकरीबन चीख उठा। जी, अरशाद अली हैरान रह गया। ज़ाहिर है उसे यही मालूम था कि नसीरुद्दीन मेरा शरीके कार है। उसकी हैरत बजा थी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ, मैं फिर चीखा। अरशाद अली सटपटाकर कमरे से निकल गया। मुझे नसीरुद्दीन की फिक्र थी। अगर उसके पास ये सबूत था कि फ़र्म से दस्तबरदार हो चुका हूँ और ये कि फ़र्म के मुझे पूरे 2.25 लाख रुपए निकलते हैं, तो ये रुपए भी मुझसे फौरी तौर पर नहीं ले सकता था। पहले उसे मुझ पर केस करना पड़ता, फिर उस दावे को साबित करने में एक लंबा अरसा लगता। ये दीवानी का केस था जो दीवाना देता है। कचहरी के चक्कर काटते काटते जूतियां घिस जाती हैं और बरसों में जाकर फैसला होता है। मुझे सिर्फ चंद दिन दरकार थे, उसके बाद
इस खबीस और बेईमान के सारे कस बल निकाल देता। जाते जाते वो चंद सतरी खत मेरे नाम लिख गया था। ये खत मुझे अरशाद अली ने लाकर दिया। गुस्से के बावजूद मैंने उस पर एक नज़र डाल ली और फिर पुर्जे पुर्जे कर दिया। नसीरुद्दीन ने मुझ पर केस करने की धमकी की थी और ये बताया कि वो बहुत बारसोख आदमी है, जल्द ही मुझसे अपनी रकम वसूल कर लेगा। ये वाक़या उसके दूसरे दिन का है कि मुझे बल्दिया चांदगाम की जानब से एक खत मिला। खत में लिखा था कि फौरी तौर पर बल्दिया के मुतलका हकाम से मिलूं। मुझे इस तलबी पर बड़ी हैरत हुई। बहरहाल मैं अपना तजस्सुस दूर करने के लिए बल्दिया के दफ्तर पहुंच ही गया। उसकी एक वजह यह थी कि मुझे बल्दिया की तरफ से जो खत भेजा गया था उस पर अशद ज़रूरी दर्ज था। बल्दिया के दफ्तर पहुंचकर मुझे मुतलका अफसर तक पहुंचने में देर नहीं लगी। वो ढेर उम्र शख्स था और खदो खाल से चिड़चिड़ी मजाज का मालूम होता था। मैंने उससे अपना तारफ़ कराया तो वह चुभते हुए लहजे में बोला, तो आप हैं शेख करामत, आ गए आप? जी, मैंने उसके तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा। तशरीफ़ रखिए। उसने सामने पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ हाथ से इशारा किया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, फरमाइए मुझे क्यों तलब किया गया है? हफ्ते भर में 3 खत आपको लिखे जा चुके हैं, मालूम नहीं आप सरमायादार लोग अपने आप को क्या समझते हैं। वो मुंह बिगाड़ कर कहने लगा, मगर मुझे तो ये पहला खत मिला है जनाब। मैंने एहतजाज किया। आप बिला सबब मेरी तरफ से बदगुमान हो रहे हैं। ये बताएं क्या बात है? बात बहुत अहम है, उसने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए कहा। अहकाम बे राह रास्त ढाका से आए हैं जिनकी तामील जल्द से जल्द ज़रूरी है। मैं समझा नहीं। मैं हैरत से बोला, वही समझाने तो बुलाया है मैंने आपको। उसने दीदे घुमाए फिर बोला, जहाँ आपकी कोठी वाक़या है वहाँ से हमें एक सड़क निकालना है। वो किस खुशी में? मैं उसके लहजे से तप गया। इसी खुशी में। ये कहकर उसने मेज़ पर रखी हुई एक फ़ाइल खोल कर मेरे सामने रख दी। ये गवर्नर साहब का हुक्म है। मैं फ़ाइल में लगे हुए कागज़ को पढ़ने लगा। गुज़श्ता दिनों गवर्नर साहब ने चांदगाम का दौरा किया था। वो कहता रहा कि गवर्नर साहब इस तरफ से भी गुजरे थे जहां आपकी कोठी है। उस जगह रास्ता बहुत तंग है। उन्होंने मौके ही पर हुक्म दिया था कि सड़क को कुशादा किया जाए और ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी है, सरकारी नहीं। मैंने फ़ाइल बंद करते हुए उसकी बात काट दी। बहुत खूब। उसका लहजा फिर तंजिया हो गया। आपके ख्याल में हुकूमत को इतना भी इख्तियार नहीं कि वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई कदम उठा सके? मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कि आप लोग मेरी मंशा के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकते। ये मेरा कानूनी हक है। मुझे जाने क्यों उस पर गुस्सा आए जा रहा था। देखें, हुकूमत से टक्कर लेना कोई अच्छी बात नहीं। उसने गोया धमकी दी, हुकूमत आपको इसका मुआवजा देगी, यूं ही आपकी जगह पर कब्जा नहीं करेगी। और अगर मैं मुआवजा लेने पर तैयार ना हूं तो, मैंने उसे घूरा, तो मजबूरन दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, यानी आप ज़बरदस्ती मेरी कोठी को मसमार कर देंगे। मेरे लहजे में तलखी आ गई। ये तो वक़्त बताएगा कि क्या होगा, वो मैंने खैज लहजे में बोला। मेरा फ़र्ज़ था कि आपको बुलाकर ये बता दूं कि इसी महीने के अंदर अपनी सकूनत का कोई और बंदोबस्त कर लें। आपके पास सिर्फ 20 रोज़ हैं। अगर आप पहले ही से आ जाते तो मुमकिन है एक हफ्ता और मिल जाता। ये तो ज़बरदस्ती हुई। जो भी समझें आप, इस सिलसिले में कल तक आपको तहरीरी तौर पर हुक्म मिल जाएगा। उसने अपने सामने रखी हुई फ़ाइल खोली, फिर बोला, आप जा सकते हैं, खुदा हाफिज़। मैं एकदम उठ खड़ा हुआ। हाँ सुने, उसने गोया मुझे चढ़ाया। अगर आप चाहें तो इस सिलसिले में अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि हासिल कुछ नहीं होगा। मैं खूब जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैंने सख्त लहजे में कहा और फिर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर जब मैं उस कमरे से निकल रहा था तो मेरे समाज से एक आशना हंसी की आवाज़ टकराई और मैं चौंक उठा। उसके साथ मेरे असाब झंझटा उठे। वो हंसी मैं पारा की थी, मेरी दुश्मन जान की हंसी, जिसे यकीनन मैं ही सुनने का अहल था। कहो शेख, ये कैसी रही? मैंने मैं पारा की जहरीली आवाज़ सुनी और दोबारा उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जो रफ्ता रफ्ता दूर होती चली गई। तो ये सारा चक्कर उसका चलाया हुआ है। चलते चलते मैं सोचने लगा, इसका ताल्लुक भी मेरे अमल से है। मेरे लिए ज़रूरी था कि जिस जगह अमल शुरू किया जाए वहाँ पूरे 40 दिन तक बिला नागा अमल जारी रखूँ। अमल के लिए मैं जगह नहीं बदल सकता था। मैंने हिसाब लगाया,
ابھی مجھے عمل کرتے ہوئے صرف 10 روز ہوئے تھے، میرے پاس 20 دن اور تھے۔ مہلت کے مطابق گویا 10 دن پہلے میری کوٹھی مسمار کر دی جاتی اور میں اس کی جگہ پر عمل جاری رکھنے کی پابندی کو پورا نہ کر پاتا۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly